SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन 5। पहला कदम वित्तीय साक्षरता और आर्थिक आजादी की मुहिम लेकर हाजिर है और आज के इस खास एपिसोड के लिए हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद। जी हां, पहला कदम आपको आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ी हर बारीकी, हर मुनाफा, हर उलझन, हर लक्ष्य के बारे में आपको समझाएगा और आपको अपने पैसों के प्रति और जागरूक बनाएगा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की हमारी इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल हेड अमित कुमार और साथ ही रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी और हमारे फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का ही स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अहमदाबाद हमने इसीलिए चुना क्योंकि पहला कदम के 5वें चरण में चूंकि हम पहुंच गए हैं तो लोगों में जिस तरह की पैसों को लेके, निवेश को लेके समझ आगे बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण या वन ऑफ द बिगर एग्जांपल्स हम कहें तो हमें अहमदाबाद से बहुत मिलता है। बहुत दर्शक हमें लगातार सवाल पूछते रहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हर बारीकी को समझना चाहते हैं। लेकिन आज जो इस चर्चा का मुद्दा है वो होने वाला है पोर्टफोलियो 2020 और दूसरा, जैसा कि हर्ष ने शुरुआत में यहाँ पर आते पॉइंट आउट किया कि हमारी इस ऑडियंस में हर तबके का, हर उम्र का शख्स हमें दिखाई दे रहा है। तो आज हम निवेश हर शख्स, हर उम्र के शख्स के लिए कितना जरूरी है, उनके लक्ष्यों के लिए कितना जरूरी है, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के पहले आपका निवेश पोर्टफोलियो कैसे आपकी सहायता कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहली जो थीम है हमारी, अमित जी, पोर्टफोलियो 2020। एक दशक खत्म हो चुका है, हम एक दशक में अब शामिल हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को लेके हमारे ऐसे बहुत सारे थंब रूल्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अब लोगों को अवेयरनेस तो आई है लेकिन इसमें तब्दीलियां भी आ रही है। पोर्टफोलियो 2020 मुझे अगर इन बदले हुए ट्रेंड्स के मुताबिक बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे अमित जी? हमें ये सोचना होगा पहली बात तो कि ये जैसा आपने बताया कि जो नई जनरेशन है या लोगों में जो जागरूकता है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव, आपके फाइनेंशियल गोल्स फिक्स्ड हैं, आप जानते हो फाइनेंशियल गोल्स, यदि आप मेरे से जानने की कोशिश हो तो मेरा मानना है कि ये ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न है। आप लोगों के जो बिहेवियर है उससे एक्चुअली उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं या जिस तरीके के बदलाव आएंगे आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, तो जाहिर सी बात है कि आप उन बदलावों को और उन बदलावों में रहने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उन पैसों को, और जाहिर सी बात है वो जो पैसे होंगे उनकी वैल्यूएशन डेप्रिशिएट होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड जो एक म्यूचुअल फंड नॉर्मली क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये एक गोल है, एक गोल, बट म्यूचुअल फंड एक्चुअली व्हीकल। हाँ। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट, मकान, वो आपका गोल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड व्हीकल होता है जिसके थ्रू भी आप मकान खरीद सकते हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो जाहिर सी बात है जागरूकता आई है, जागरूकता को और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगले दशक में निवेशक उसका काफी फायदा उठा सकते हैं। और इसी मकसद से आप और हम यहाँ पर मौजूद भी हैं और इतनी खूबसूरत ऑडियंस भी हमारे साथ है। सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए हर्ष सर ने कहा कि म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है अपने सपनों को पूरे करने का। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर तरह का लक्ष्य पूरा हो जाएगा क्या म्यूचुअल फंड से? कविता, हम म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है। वो एक फंड मैनेजर्स हैं जो आपको अलग अलग टाइप की स्कीम्स ऑफर करते हैं। आपको जिस तरह की स्कीम आपको पसंद आती है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितनी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं। कई ऐसे निवेशक होते हैं जो सिर्फ चंद दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कई ऐसे हैं जो कई सालों के लिए करना है। सो नेचुरली प्रोडक्ट भी अलग अलग होंगे। सो म्यूचुअल फंड का काम क्या है कि वो हर तरीके की स्कीम आपको ऑफर करते हैं। आपकी जैसी ज़रूरतें हैं आप वैसे उसमें स्कीम सिलेक्ट करके निवेश कर सकते हैं। जो हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो 2020, शुरुआत अगर हम करें 10 साल पहले जो एक इन्वेस्टर एटीट्यूड था, अप्रोच था, एक छोटी सी चीज़ है जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम पहले, जब 2005, 2008 ये जो पीरियड का देखते हैं, जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगता था, जब मार्केट पीक पे होता था, तब जो SIPs होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। मार्केट गिरता था तो SIPs बंद होती थी क्योंकि लोगों को लगता था कि अब इसमें कमाई नहीं होनी है। एक्चुअली आपको करना एकदम उल्टा ही है। एग्जैक्टली। तो ये चीज जो हम 2010 के आसपास की बात कर रहे थे और अब 2020 की बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। ये हमने आंकड़ों में भी देखा है कि अभी SIPs मार्केट गिरे या बढ़े, SIPs कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। सो ये एक एटीट्यूडल चेंज है विच इज वेरी गुड।
और ये होपफुली एजुकेटेड इन्वेस्टर्स इसे ध्यान में रखते हुए आगे अपना गोल बनाते रहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आपने पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड के जरिए आप छोटे से छोटे लक्ष्य या बड़े से बड़े लक्ष्य क्या आप सारे पूरे कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जा चुके हैं। बिल्कुल, यही फायदा होता है एक अनुभवी पैनल लाने का, क्योंकि वो आपको एक पूरी कहानी बनाकर बता सकते हैं। तो इसमें अमित जी, आपके अनुभव का मुझे उदाहरण चाहिए। आंकड़ों से आप मुझे समझाइए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स में कितना बदलाव आया है। हर्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए आप यदि ध्यान दें, जैसा हर्ष ने बताया, SIP के बारे में ही हम यदि चर्चा करते हैं, क्योंकि वो मेरा मानना है कि वो बेस्ट टूल हो सकता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल लाइफ का क्या है कि कोई काम यदि आप रोज करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं जी, और उसको करते रहते हैं, तो उसका परिणाम ये आंकड़े भी बताते हैं, ये इतिहास भी बताता है कि हमेशा बेहतर रहे, वो चाहे आप किसी भी चीज फील्ड में आप जाएं। उसी तरीके से जो SIP एक टूल है, वो आपको क्या सुविधा देता है? आपको ये सुविधा देता है कि आप बिना सोचे समझे कि मार्केट किस लेवल पे है, आपको प्रति माह या हर सप्ताह आप उसको एक अमाउंट जो है आप रेगुलरली उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो SIP में ढेर सारी फैसिलिटी आ गई हैं, जिसको आपके इंक्रीमेंट्स, यदि आप सैलरी रहे हैं, आपकी इंक्रीमेंट 10% से होती है, तो नेक्स्ट ईयर की SIP का इंस्टॉलमेंट आप 10% से ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि डिसिप्लिन अप्रोच रोज हर माह आप करते हैं, और ये बिना विचारे करते हैं कि इसका परिणाम जो है शॉर्ट टर्म में क्या आने वाला है। क्योंकि लंबी अवधि में हम देखें तो इक्विटी एज ए क्लास ऑफ एसेट हैज डन वेरी वेल। बिल्कुल। अगर मैं रिटायर हो चुकी हूँ हर्ष, तो अक्सर हम कहते हैं कि आपको अपने पैसे इक्विटी में ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, उतार चढ़ाव होता है तो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी क्या मेरे अंदर अगर क्षमता है जोखिम उठाने की, तो मैं बाजार पे थोड़ा सा रिस्क लेकर, टाइमिंग पे थोड़ा सा रिस्क लेकर क्या कमा सकती हूँ? सो वेल, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने छेड़ा है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो भी चुकी है, तो रिस्क नहीं लेना भी अपने आप में एक रिस्क है। सो आपको ये समझना है कि रिटायरमेंट पे आपको एक कॉर्पस मिला है, वो कॉर्पस अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस पे मुझे एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, जो मेरे खर्चे क्योंकि मेरी रेगुलर इनकम बंद हो चुकी है, तो कोई इंटरेस्ट, रेंट या कोई भी दूसरे जरिए से, SWP के जरिए से मुझे रेगुलर इनकम आती रहे। अब ये रेगुलर इनकम जो आपको आने वाली है, वो हो सकता है कि आज की तारीख में सफिशिएंट है कि जितनी आपकी खर्चे हैं उतना आपको इंटरेस्ट के रूप में जो मिल रहा है काफ़ी है। लेकिन पैसे की जो ताकत है, परचेसिंग पावर है, वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। सो रिटायरमेंट के बाद भी एक रिटायरमेंट आता है, उसको अगर हम वैसा देखें, वो रिटायरमेंट क्या है कि आज आप 60 की उम्र में रिटायर हुए हैं, जो पैसे आपको आज आ रहे हैं हो सकता है 5, 7 या 10 साल तक सफिशिएंट हो। लेकिन जब आप 70 साल के हो जाएंगे, तब आपको जो भी पेंशन, इंटरेस्ट या जो भी अमाउंट आपको रेगुलरली आ रहा है, क्या वो सफिशिएंट होने वाला है उस समय के खर्चों के लिए? एग्जैक्टली नहीं होने वाला। फिर आप उस समय कैसे अपनी इनकम बढ़ाएंगे? क्योंकि ब्याज दरें घटती जाएंगी और खर्चे बढ़ते जाएंगे, कॉर्पस उतना ही है, राइट। तो आप इंटरेस्ट कैसे ज्यादा कमाएंगे उस पर? फिर 70 साल की उम्र में आपका कैसे आपका खर्चा निकलेगा? सो एक हिस्सा, आज मान लीजिए हम 60 में हैं, 60 साल की उम्र में हमारे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आए हैं रिटायरमेंट के रूप में, तो उसका मैं 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख 20% तक मैं उसे अलग रख देता हूँ रिटायरमेंट के बाद का एक और रिटायरमेंट जो 70 साल की उम्र पे आने वाला है। राइट। तो वो 20 लाख आज मेरे 60 की उम्र में नहीं है, राइट। वो मेरे लिए 70 साल की उम्र में काम आएगा, क्योंकि जब मेरी इनकम घटेगी तब ये उसे बढ़ाएगा। अब ये अगर मुझे 10 साल के लिए निवेश करना है और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रो करे, तो आप कहाँ लगाएंगे इसे? क्योंकि हम मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको एक्चुअल इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाई करके दे सकता है। तो ये पैसे जब आप 10 साल के लगाने हैं आपको और ग्रो करना है, तो इक्विटी में करना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अगर आप वो भी पैसे अगर फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो काम नहीं आने वाले। सो अगर आप इसे ब्रेकअप करके देखेंगे, सो रिस्क लेने की क्षमता शायद आप में नहीं हो, लेकिन आपकी जरूरत है कि आप थोड़ा रिस्क लें उसमें। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम बारीकियां हम अपने पैनलिस्ट से समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
SBI Mutual Fund presents CNBC Awards Season 5. स्वागत है आप सभी का पहला कदम सीजन 5 के इस एपिसोड में, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू पर आपको दे रहे हैं सलाह। म्यूचुअल फंड में अगर मैं निवेश करती हूं तो म्यूचुअल फंड से जुड़े कौन कौन से जोखिम है जो एज एन इन्वेस्टर मुझे पता होने चाहिए अमित जी? मैं हर्ष की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊँगा कि आने वाले जो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क की बात है, जो एक ये मिथ है कि आप जब 60 पे रिटायर होते हैं तो आप इक्विटी में एक्सपोजर नहीं ले सकते, वो कहाँ से आया? हाँ। ये भी समझना बहुत जरूरी है। और ये आया है कि यदि जो लोग आज से 20 साल 25 साल पहले रिटायर होते थे, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी होती थी। यदि आप ध्यान देखेंगे, यदि डेटा पीछे एनालिसिस करेंगे तो उस समय नॉर्मली 20 ईयर्स बैक लोग अपना मकान कोई 50 या 55 साल की उम्र में बना रहे होते थे। वो अपनी कारें जो ले रहे होते थे उसी एज में ले रहे होते थे। वो अपने बच्चों को सेटल करना चाह रहे होते थे, राइट। और उस समय इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो लोगों के अपने अपने एक कंजर्वेटिव अप्रोच था। बट यदि 20 साल आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो जानता है कि उनके जो बच्चे हैं वो कुछ हद तक अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी वहाँ नहीं रहती है। उन्होंने मकान आज से 10 साल पहले बनवा लिया होता है, EMIs फिनिश हो चुकी होती हैं। हाँ। तो आज ये कॉर्पस है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज के समय जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है वो इक्विटी में, जैसा हर्ष ने बताया, 20% तक एक्सपोजर लेने के लिए सक्षम है। हाँ। यदि उसको फाइनेंशियली वो ठीक से एडवाइस लेता है तो। जहाँ तक आपने बताया म्यूचुअल फंड में लोगों को क्या जानना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कुछ चीज़ें तो बहुत, दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट व्हीकल ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल इन इंडिया। एक चीज जो मैं लोगों से कहूंगा कि यदि आपने अपना उद्देश्य तय किया हुआ है तो डेली एनएवी देखने की वजह से जो एक रिस्क आता है ह्यूमन बिहेवियर में, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और उसमें कहीं ना कहीं सौदा हो रहा होगा। हाँ। किसी दिन भाव ऊपर रहेगा, किसी दिन भाव नीचे रहेगा, और एनएवी में वही रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन क्या उद्देश्य, क्योंकि जिस समय आपने अपने उद्देश्य तय किए होंगे और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने उस उद्देश्य के लिए कोई स्कीम बताया होगा, तो उसने सोच समझ के बताया होगा, और सोच समझ के बताया तो वो भरोसा रखना जरूरी है। उसको एनालिसिस करें, उसको रिव्यू करें, वो जरूरी है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, लेकिन उसकी वजह से कोई बदलाव आया इकोनॉमी में, कोई न्यूज आई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि उसमें अपने डिसीजन परिवर्तन करें। तो मतलब जो बाजार के ट्रिगर होते हैं, नॉट नेसेसरी वो आपके पोर्टफोलियो के लिए भी ट्रिगर्स हो? बिल्कुल, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 40-50 स्टॉक्स या 40-50 डिवेंचर्स का एक पोर्टफोलियो होता है। और जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी न्यूज आती है तो हर स्टॉक को नहीं कर रही होती है, या हर डिवेंचर्स को नहीं, या हर फिक्स्ड इनकम पेपर्स को नहीं इम्पैक्ट डाल रही होती है, कुछ सेलेक्टिव्स को डाल रही होती है, कुछ बड़े होंगे, कुछ नीचे भी जा रहे होंगे। और डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। एग्जैक्टली। और लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा, चूंकि उद्देश्य आपने तय कर रखा है, हाँ, तो उस पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने जोखिम को समझिए, और डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर अमित जी ने, जिस पे मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से हमें बात करें, क्योंकि शुरुआत में हमने इक्विटी डेट पे भी बात की है। उसी का विस्तार करते हुए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इक्विटी और डेट दोनों के मिश्रण से मैं कैसे कर पाऊंगी? अगर आप इन्वेस्ट करने की अपने आप एज एन इन्वेस्टर आप सोचते हैं मुझे एक्स अमाउंट ऑफ रुपया जमा करना है, आप ये भी अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं ये पूरे पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाऊंगा या फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाऊंगा या इक्विटी शेयर्स भी लेने हैं। हाँ। तो कोई भी उम्र हो, आप एकदम यंग हैं या एकदम एजेड हैं, आप सारे पैसे कोई भी एक एसेट क्लास में नहीं लगाते। एक रूल है कि आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप सारे पैसे कोई भी एक ही प्रोडक्ट में नहीं लगाएंगे। अब ये मिश्रण की बात कर रहे हैं हम कि भाई अगर मुझे, लेकिन हमारे पास सोना बहुत ज्यादा होगा। कुछ भी बोलिए, हमारे पास सोना बहुत ज्यादा होगा। गोल्ड, सब यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं। सो वेल, गोल्ड ऐसी चीज है, क्योंकि हम गोल्ड पे बात कर रहे हैं, अगर आपने घर पे जाके अपनी वाइफ के हाथ में गोल्ड दे दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सुना आप सबने, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने ज्वेलरी बना के दिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो चीज को आप बेच के उसके पैसे ले भी सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, दो तरीके हैं कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हर महीने के जमा करने हैं, तो मैं एक हिस्सा रिकरिंग डिपॉजिट करता हूं जो फिक्स डिपॉजिट के इक्विवेलेंट है, इन द सेंस उस पर फिक्स इंटरेस्ट आपको आते रहेगा, और एक हिस्सा मैं इक्विटीज में करता हूं SIP के जरिए। तो ये आपका हर महीने का इन्वेस्टमेंट हो गया। बिल्कुल।
अब आप ये देखेंगे कि मेरा 60-40 का रेशियो है, 60% इक्विटी में जा रहा है, 40% यहाँ जा रहा है, और मार्केट वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा किया, तो वहां से आप निकालना भी चाहेंगे और फिर क्योंकि ये आपको रीबैलेंसिंग करते रहना होगा। अब ये एक्सरसाइज आप कब तक करेंगे और कितनी एफिशिएंटली कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारे काम में बिजी होते हैं और इन्वेस्टमेंट हमारा काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक अलग है जो अगर हम करने लगे हैं तो हमारा काम कौन करेगा। सो इन्वेस्टमेंट एक फंड मैनेजर्स को अगर आप दे देते हैं करने के लिए, तो ये आपकी लाइफ आसान हो जाती है। हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते। फिर से हम म्यूचुअल फंड पे अगर आ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आपके पास हाइब्रिड स्कीम्स हैं और उसमें ऐसी कॉम्बिनेशंस दी गई हैं कि अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे मेरे 100 रुपए का सिर्फ 5 रुपया इक्विटीज में लगे, कोई ऐसा चाहे कि सिर्फ मेरा 5 रुपया डेट में लगे, तो आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि अब विस्तार से हम थोड़ी सी डेट कैटेगरी पे बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट हो गई या आपकी छोटी बचत योजनाएं हो गई, जो ट्रेडिशनली हम सबकी काफी फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट स्कीम्स होती हैं, उसमें लगातार ब्याज दरों में अब कमी आने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारा वक्त आ गया है रुझान डेट की ओर बढ़ाने का, डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ाने का। 16 तरह की कैटेगरीज हैं यहाँ पर जो सेबी ने कैटेगराइज कराए हैं। हर ड्यूरेशन के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डेट कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन केवल डेट का ही एक पोर्टफोलियो बनाना मेरे लिए काफी होगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम आज से 10, 15 या 20 साल के बाद की कॉस्ट ऑफ लिविंग एज्यूम करते हैं कंसिडरिंग द पास्ट 20 इयर्स डेटा, तो मेरे को लगता है कि केवल डेट ही सॉल्यूशन नहीं देगा। अब डेट में भी आप देखें, इक्विटी प्रोडक्ट में देखें तो हम वहाँ पे जनरली बात करते हैं कि ये लंबी अवधि के लिए हैं। जो भी स्कीम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स हैं, वो लंबी अवधि के हिसाब से। डेट में आपको शॉर्ट टर्म 1 दिन से लेकर के जाहिर सी बात है 10 वर्ष तक के लिए अवधि के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो केवल डेट तो आपकी टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग और टोटल फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत बेहतर है। जो निवेशक पहली बार म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, जिनको अभी म्यूचुअल फंड नहीं आज तक उन्होंने निवेश किया है, आज तक वो ट्रेडिशनली किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स उनको रहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होगा टैक्स एफिशिएंटली। डेट में भी आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डेट में भी अलग अलग कैटेगरीज के जो फंड्स हैं, उनकी अलग अलग ड्यूरेशन है, उनके निवेश भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो डेट कैटेगरी में मैं कैसे डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ अगर मेरा एक बड़ा पोर्टफोलियो है? इनफैक्ट ये एक बहुत सही टाइम है कि हम ये डेट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि डेट निवेशकों ने भी पैसे गंवाए हैं। जो हम डिफॉल्ट्स देखे हैं, जो एनसीडीज के जो डिफॉल्ट्स हुए हैं, सो वेल डेट में भी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि सेबी के जो कैटेगराइजेशन के जो रूल्स हैं, उस हिसाब से बहुत क्लियरली बता दिया जाता है इन्वेस्टर को कि आप अगर एक पर्टिकुलर स्कीम में पैसे जमा कर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो सिर्फ ओवरनाइट फंड, मतलब ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स में ही पैसे लगाते हैं, तो डिफॉल्ट रिस्क उसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, जीरो ही है। दूसरा एक हायर कैटेगरी है जो है क्रेडिट रिस्क फंड्स। उसमें ऐसे निवेश किए जाते हैं, बोला है आपको, बता रहे हैं, स्कीम का नाम बता रहा है क्रेडिट रिस्क फंड, विच मींस जो पैसे आप इस स्कीम में लगाएंगे वो लोअर रेटेड पेपर्स में इन्वेस्ट होने वाले हैं। मतलब वो हो सकता है सिंगल ए हो, डबल बी हो, ट्रिपल बी हो या डबल ए हो। तो ये सबसे बेस्ट कंपनियों में पैसे नहीं लग रहे हैं, ये आपको बोल के लगा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये चीज? क्योंकि उसमें फिर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न मिलने की उम्मीद बनती है। सो एज एन इन्वेस्टर ये आपको सोचना है कि ये जो मेरा डेट पोर्टफोलियो है, इसमें मैं रिस्क लेना चाहता हूं कि नहीं। आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास ओवरनाइट फंड्स हैं, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लिक्विड फंड्स, ये सारी कैटेगरीज आपके पास हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्रेडिट रिस्क फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में आप कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको 2 चीज एकदम क्लियरली म्यूचुअल फंड में ध्यान रखनी है। पहली बात, आप फिक्स डिपॉजिट टाइप में लगाते हैं तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, आपको मालूम है लगाते वक्त कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आगे जाते हुए कितना मिलेगा। आप अपने हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग इतना मिल सकता है, टैक्स एफिशिएंट मैनर में, वो सब अलग मैटर है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पास्ट में रिटर्न मिला है वो जरूरी नहीं आगे भी जाके मिले। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम बारीकियां हम अपने पैनलिस्ट से समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। SBI Mutual Fund presents CN पहला कदम सीजन 5। स्वागत है आप सभी का पहला कदम सीजन 5 के इस एपिसोड में, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू पर आपको दे रहे हैं सलाह। अमित जी ने यहाँ पे नए निवेशकों की बात की, तो यहाँ मौजूद ऑडियंस से मुझे जानना है कि किसने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही नहीं की है। ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं हमारे बीच में। आपने कितने साल पहले शुरुआत की है?
आपका पोर्टफोलियो नहीं है। ओके, और नए निवेशक यानी 1-2 साल पुराने निवेशक कौन कौन से हैं? मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, जो बाजार को कभी नहीं समझे हैं, उन्होंने कहा कि चलो जोखिम लेके कुछ कर लेते हैं, उन्होंने निराशा हाथ उनके लगी है। इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने केवल 1 साल 2 साल का नजरिया शायद रखा होगा। 5, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म हमारे लिए 5 साल होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें। कम से कम 1-2 साल पहले जिन्होंने शुरुआत की है उनको घाटा मिला है और बहुत सारे निवेशकों ने हाथ जलाकर बाजार से वो बाहर निकल गए हैं। अगर वो रुके होते या अब अगर रुक जाएं आगे तो कितना फायदा होगा उन्हें? जो हम बता रहे हैं लोगों को कि SIP के जरिए निवेश करें, या उन्होंने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया था पास्ट रिटर्न को देखते हुए और उनकी उम्मीद के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिखी है, लेकिन SIP में तो ये बहुत अच्छा है, सेल चल रही है। जाहिर सी बात है कि सेल थोड़ी लंबी अवधि की हो सकती है, यही एक अपवाद हो सकता है कि जिसमें तो आपको तो वो यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यानी बाजार गिरता है तो मैं ज़्यादा यूनिट्स खरीदती हूं। ज़्यादा यूनिट्स म्यूचुअल फंड के SIP के जरिए आप खरीद रहे होते हैं, तो वो इसीलिए SIP डिसिप्लिन अप्रोच बताया ही इसीलिए गया है क्योंकि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। और मार्केट की ये इक्विटी मार्केट की तो खासियत ही है, आप हिस्टोरिकल भी डेटा देखें तो वो हमेशा वोलेटाइल दिखाता है। एग्जैक्टली। और उस वोलेटिलिटी को ही कंट्रोल करने के लिए आपका डिसिप्लिन अप्रोच जरूरी है। तो SIP के जरिए तो जो निवेशक जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी को, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा भी कंट्रोल किया होगा, वो रुक गए होंगे, तो इसमें कोई अपवाद नहीं है कि उन्होंने बेहतर रिटर्न बनाए होंगे। जहां तक लमसम इन्वेस्टर्स जिन्होंने एकमुश्त पैसा लगाया था, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ अवधि के हिसाब से लगाया होगा। Exactly. जाहिर 1 या 1.5-2 साल के हिसाब से नहीं लगाया होगा, तो उनको ये समझना जरूरी है कि जिस अवधि के लिए लगाया है उस पर ध्यान रखें। और मार्केट में इक्विटी वैसे भी आज की डेट में हम लोग 5 साल प्लस के लिए एडवाइस करते हैं, तो 5 साल प्लस यदि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास मिलने की चांस प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, वहाँ पे ये हमें ये भी समझना जरूरी होगा कि यदि इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं किया होता तो कहाँ किया होता। सही बात है। क्या आपने सेविंग्स फंड में रखा होता, क्या रियल एस्टेट में लगाया होता, क्या गोल्ड में लगाया होता, या फिक्स डिपॉजिट किया होता, वहां पे आपने क्या कमाया होता। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि हम जिस बिजनेस में हैं ऑब्वियसली फाइनेंशियली लोगों के गोल्स को अचीव कराने के लिए, लेकिन कस्टमर पॉइंट, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी पे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा संतावना दें और कहें कि ये विश्वास बना के रखें, बिकॉज पिछले 2.5 से 3 सालों में इस कैटेगरी ने निवेशकों को बहुत घाटा दिया है, नाक में दम कर दिया लिटरली। लेकिन जैसे कि साल की शुरुआत में हम लोगों ने काफी ऑप्टिमिस्टिकली ये बात कही है कि अब हम टर्न अराउंड स्टोरी देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप्स में, अब तरक्की की कहानी जो है एक बार फिर से लिखी जाएगी। बहुत सारे फंड जो अपने बेंचमार्क से भी नीचे परफॉर्म कर रहे हैं और निवेशकों ने सालों साल पैसे अगर उसमें रखे थे तो अब वक्त आ गया कि उन्होंने पैसे निकाल दिए। कैसे इस कैटेगरी में हम एक बार फिर से अपना विश्वास बनाएं? दो पहलुओं में ये समझना होगा। पहली बात है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, शेयर्स होते क्या हैं। पॉइंट सिंपल है कि जब आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, उस कंपनी के आप हिस्सेदार बन रहे हैं, आप उस कंपनी की को-ओनरशिप ले रहे हैं। हर कंपनी का जो साइकिल है वो जरूरी नहीं है सिर्फ ऊपर ही जाते रहेगा। कई निवेशकों के मन में होता है मैंने जब से शेयर्स लिए हैं, जो भी मैं शेयर खरीदता हूँ गिर जाता है। ये बहुत कॉमन है कि मैंने जो शेयर खरीदे वो गिर गए। पहली चीज आपको समझनी है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, ऐसा कोई भी गीता, कुरान, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि उसके बाद उसके भाव बढ़ेंगे ही। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि जब हम कोई भी कंपनी के शेयर खरीदें उसके बाद वो सिर्फ ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी नहीं है कि स्टॉक कंपनी कहती है कि जिस दिन प्रफुल्ल भाई ने शेयर खरीदे उसके बाद ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। कंपनी का जो व्यापार है, जो कंपनी के साथ हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके शेयर के भाव में दिखेगा। ये होने वाला है। अब ये तो होने वाला है और इसको मैं कैसे इसका ध्यान रखूं। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप सारे पैसे एक साथ नहीं लगाएंगे। आप थोड़े शेयर्स आज खरीदेंगे, कल अगर बढ़ गया तो आपको खरीदने का मौका मिलता है, घट गया तो फिर से खरीदने का मौका मिलता है। उदाहरण के रूप में हम सोना ले लेते हैं, क्योंकि सोने पे हमने काफी लोगों को देखा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज करीबन 40,000 के आसपास 10 ग्राम्स का है। अगर किसी को 10 ग्राम सोना खरीदना है, कितनों की हिम्मत होगी कि पूरा जाके 10 ग्राम आज खरीद लें, क्योंकि 20% बढ़ चुका है।
पिछले एक साल में 20% ऊपर जा चुका है। कितनों की हिम्मत है कि 10 ग्राम पूरा जाके आज खरीद लें? अब ये होगा कि गिर भी सकता है, फिर से 35,000 पे आ गया, 33,000 पे आ गया, फिर दूसरा कोई आपके मन में डाल देगा तो 45 होने वाला है, तो आप वही दुविधा में आ गए। तो नहीं खरीदेंगे और 45 हो गया तो प्रॉब्लम है, खरीद लिया और गिर गया तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या उसका बीच का रास्ता निकालेंगे? आप 1 ग्राम जाके आज खरीद लो, 1 ग्राम अगले महीने खरीदो, 1 ग्राम तीसरे महीने खरीदो, तो जो भी भाव होगा आप हर भाव में अपना 10 महीनों में खरीद लेंगे। फिर ऊपर गया तो आपका एवरेज हो गया, नीचे गया तो एवरेज हो गया। ऑलराइट, चलिए अब वक्त आ गया है थोड़ा सा आप लोगों को कस्टमाइज्ड सलाह देने का, यानी आप अपने सवाल हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 10, 15, 20 साल से किसी भी इक्विटी स्कीम में हैं और आपको बढ़िया रिटर्न मिल चुका है, तो आपको SWP करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपको क्या उस कमाई में से नियमित आय चाहिए? हाँ, कुछ आय तो चाहिए, हाँ। पर मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं। आफ्टर यू रीच एज ऑफ 70, लाइक ही सेड, आफ्टर 70 शुड यू गेट आउट और स्टिल स्टे इन्वेस्टेड? बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप SWP के बारे में भी समझा दें। SWP जो है उसका फुल फॉर्म जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और ये अपोजिट है SIP का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। SIP में आप क्या करते हैं कि आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक कॉर्पस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। SWP में जब ये कॉर्पस क्रिएट हो जाता है तो हर महीने कुछ आप रेगुलर इनकम के लिए पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान तो यही है। जहाँ तक सर के क्वेश्चन का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आप पैसा निकाल लीजिए या केवल SWP करिए। क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों को सलाह देते हैं तो एक बार उनके जो प्रोफाइलिंग है, प्रोफाइलिंग अंदर से वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से वहाँ पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऐसा मान के चले कि कोई किल्लत नहीं है रोजमर्रा की पैसों को लेकर और निवेश को ही बढ़ाना चाहते हैं, तो संजय भाई एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि 15-20 साल तक आप SIP करते हुए एक कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। तो मैं क्या ये पूरे पैसे प्रॉफिट बुक करके, अब मैं 70 साल का हो गया, मान लीजिए मैं 70 साल पे पूरे के पूरे पैसे निकाल लूं? साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव से भी नहीं डर लगता है, तो जो कमाया है 15 साल में वो गवा ना बैठे, उसका भी उन्हें फियर है। करेक्ट। सो 70 साल की उम्र में आपको ये देखना है, आपने 15-20 साल से मार्केट को एवरेज करते हुए आज आप इस कॉर्पस को इकट्ठा किए हैं। आप इतने प्रॉफिट में होंगे आज की तारीख में कि अगर 50% मार्केट गिर भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। ये 2008 की भी अगर आप कहानी देखें, जो इतना बड़ा मार्केट गिरा था, जिस इंसान ने अगर 15-20 साल से इकट्ठा किया था, 2008 में 21,000 से जब 8,000 भी आया तो भी उसे लॉस नहीं हो रहा था। सो 15-20 साल से अगर आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है, और मार्केट गिरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात है, आपको इन लमसम की जरूरत नहीं है, आप इससे रेगुलर इनकम चाहते हैं। राइट। इकोनॉमी अभी भी आपको विश्वास है ग्रो करने वाली है। सो आप इस कॉर्पस में निकलेंगे क्यों? आप उसमें से पार्शियल जो आपकी जरूरतें हैं वो आप अगर SWP के जरिए निकालते रहे तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है, और बाकी के पैसे जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगभग निल है उदाहरण के रूप में, उसे जमा रहने दीजिए, वो ग्रो करते रहेगा। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम बारीकियां हम अपने पैनलिस्ट से समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। SBI Mutual Fund presents CNB Season 5। स्वागत है आप सभी का पहला कदम सीजन 5 के इस एपिसोड में, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू पर आपको दे रहे हैं सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? जी। वो म्यूचुअल फंड की बहुत सी स्कीमें होती है और बहुत सी कंपनियां होती है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI, तो कौन सी स्कीमें और कौन सी बैंक में रखना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। हर्ष, आप इसका जवाब दें। ये एक एक्चुअल सिचुएशन है कि 40 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि मैं कौन सी स्कीम में जाऊं, कौन सी म्यूचुअल फंड को अपने पैसे दूं जो वो मैनेज कर सके। तो इसका 2-3 स्टेप प्रोसेस है। इसको आपको अगर फिल्ट्रेशन में जाते हैं तो पहली बात है 40 म्यूचुअल फंड कौन सा लूं, इससे अच्छा आप ऐसा करिए कौन सा तो डेफिनेटली नहीं लेना है। तो अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से शुरू करें। तो उसमें क्या होता है कि मुझे ये स्कीम, ये फंड्स में मुझे पैसे नहीं देने हैं, ये AMC की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड स्कीम पे नहीं आ रहे हैं हम अभी। सो पहले आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि ये 6, 7, 8 कंपनियां हैं जिन पे मुझे भरोसा है, जो मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे मैनेज करें और जिनका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, वो सब क्राइटेरिया आप डिसाइड करके 7-8 म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर लें।
फिर आप दूसरा स्टेप ये लेंगे कि मुझे किस तरह की स्कीम में पैसे लगाने हैं, डेट में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कौन सी स्कीम में लगाना है। तो आप उसे एक अलग से लिस्ट बना लिए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग, गोल्स, उन सबको ध्यान में रखते हुए। अब आपने देखा कि मुझे एक लो ड्यूरेशन फंड में लगाना है पैसे, और ये 8 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है। तो अब इन 8 म्यूचुअल फंड्स में से लो ड्यूरेशन फंड किसका अच्छा है, फिर वो आप रिटर्न्स, आप फंड मैनेजर, AUM, वो सब देखते हुए आप स्कीम को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसी म्यूचुअल फंड की आप लो ड्यूरेशन में लगा देंगे। लार्ज कैप सोचते तो किसने लार्ज कैप अच्छा मैनेज किया है आउट ऑफ दीज 8, तो पहले तो फंड हाउस को आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि ये स्कीम कौन सी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा देता है। तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन से जब जाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करके उस पर आ जाएंगे कि कौन सी फंड अच्छे हैं और कौन सी स्कीम में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, मेरे को एक क्वेरी है कि वन टाइम इन्वेस्ट करना है, SIP करनी है, दोनों में रिटर्न में क्या फ़र्क रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल। लमसम इन्वेस्टमेंट वर्सेस SIP, तो अगेन कितने साल के लिए आप करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म में 5 साल से हाँ, ज़्यादा? 5 साल। अगेन ये डिसाइड करना कि लमसम या SIP करें, तो अगेन डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। और पैसे दूसरी जगह ऐसा लमसम इन्वेस्टमेंट का एक और रूट है STP। यदि हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्केट में वॉलेटिलिटी मेंटेन रह सकती है, काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं जो नियर फ्यूचर में दिख रहे हैं, तो वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, आप 1 लाख रुपए यदि मान लीजिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो 1 लाख रुपए आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और वीकली या मंथली SIP की तरह ही पैसा लिक्विड फंड से टारगेटेड स्कीम जो भी हो, इक्विटी स्कीम, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो जब मार्केट में नॉर्मली आप देखें तो हर वक्त मार्केट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगेंगे, कुछ कन्फ्यूजन लगेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तब ये लगता है कि करेक्शन कब आएगा, जब नीचे जा रहा होता है तो मार्केट वापस कब चढ़ना शुरू करेगा। तो मेरा सजेशन इन जनरल है कि आपको, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो STP जो होगा वो एक बेहतरीन तरीका होगा, यदि आपके पास एक मुश्त कुछ पैसा है। रिटर्न वाइज कौन से अच्छा रहेगा? ये मैं आपको एक चीज़ खाली समझा दूं कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट बढ़ जाता है उसके बाद, तो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और मार्केट में अगर आप एक साथ नहीं डाले होते और मार्केट बढ़ गया, आप धीरे धीरे डाले होते, तो जाहिर सी बात है कि लमसम से कम रिटर्न मिलेगा, राइट? ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को, लमसम में ज़्यादा मिलेगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो लमसम में ज़्यादा नुकसान होगा और SIP में कम होगा। सो जो रिस्क, जो हम बैंड बोलते हैं ना, मान लीजिए SIP में लॉस इतना और प्रॉफिट इतना, तो लमसम में लॉस इतना और प्रॉफिट इतना। ये डिपेंड करता है मार्केट कौन सी तरफ जा रहा है। आप बोलेंगे किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो लमसम में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और मार्केट अगर गिर रहा है तो लमसम में ज्यादा पैसा लगेगा। अब ये आपको तय करना है कि मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, और उतना रिस्क आपको लेना है कि नहीं। तो अपने को पता नहीं चलेगा ना कब बढ़ेगा कब तो इसीलिए तो अभी सवाल का जवाब क्या मिला आपको? SIP करना। चलिए पीछे से कोई सवाल पूछा जी सर। As far as the safety point of view, the unit holders of the mutual funds are concerned. So unlike मतलब जैसे अपने बैंक डिपॉजिट इसमें DICG is 1 lakh सिक्योर है। अच्छा जी। जैसे होम लोन कंपनी है उसमें एक्चुअली देयर इज अ इक्विटेबल मॉर्गेज बाय द कंपनीज ऑफ द बोरोवर्स प्रॉपर्टी। तो जैसे म्यूचुअल फंड में जो स्ट्रक्चर है, जैसे AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्पॉन्सर्स आर देयर, तो जैसे ये रिलायंस ग्रुप है, अनिल अंबानी ग्रुप है, उसमें जैसे अभी निपॉन ने ले लिया, तो आई डोंट नो हाउ इज दिस यूनिट होल्डर्स दिस मनी इज प्रोटेक्टेड दैट्स व्हाई द ईच एंड एवरीवन प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। हालांकि यहाँ पर सब कुछ सेबी के मैंडेट और रेगुलेटरी अथॉरिटी के देखरेख में ही सब कुछ होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी फिक्स डिपॉजिट में लोगों को लगती है, जो सुरक्षा उसमें फील होती है, क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसे कोई प्रावधान है हर्ष? सो वेल, आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने रिलायंस निपॉन का जो बात किया, आप अगर एक रिलायंस की कोई भी स्कीम में अपने अपने पैसे लगाए होते, वो पैसा रिलायंस अपने पास नहीं रख रहा है एज ए फंड मैनेजर, वो पैसे उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो शेयर्स में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, जो भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने। अब मैनेजमेंट लेवल पे अगर रिलायंस म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड चलाती है, और जो मैनेजर्स हैं, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो पैसे तो फिर भी वही स्कीम में लगे हुए हैं, पैसे उन्हीं कंपनियों के शेयर्स में या डिबेंचर्स में लगे हुए हैं। जो एक नया फंड मैनेजर या नई मैनेजमेंट टीम है, ओनरशिप, वो उसे मैनेज कर लेंगे। सो एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न,
कि मेरे पैसे क्या है कि फंड हाउस को कुछ हो जाए तो मेरे पैसे को कुछ होगा। आपके पैसे फंड हाउस में नहीं है, आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन इनके सवाल को अगर मैं उस नजरिए से समझना चाहूँ कि जिस स्कीम में मैंने निवेश किया है, अगर वहां पर कोई घाटा हो जाए तो मेरे हित में क्या क्या चीजें होंगी? ओके, सो आपने मान लीजिए कोई एक स्कीम में पैसे लगाए हैं, डेट फंड था, डेट की कोई स्कीम थी जिसमें आपने पैसे लगाए हैं, और उसमें से आपके पास ये IL&FS ऐसे अलग अलग चीज़ें हो गई, DHFL हो गया, SL या जो भी ग्रुप के जो डिफॉल्ट्स हो गए, वहाँ पे अगर डिफॉल्ट होता है तो आपकी वैल्यूएशन पे असर आने वाला है। सो पहले तो अगर एक इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो जो डेट का बना है उसमें कोई भी एक NCD या बॉन्ड नहीं खरीदा जाता, वो डिवाइड होता है करीबन 40-50 कंपनियों में। तो अगर आपका जो एक्सपोजर है वो स्कीम का 5% एक्सपोजर है तो लॉस भी आपको उस 5% का ही हो रहा है। तो आपने लगाए थे 100 रुपये, रिटर्न आपको मिल रहा था मान लीजिए 106 रुपये, और 5% 100 रुपये पे डिफॉल्ट हो गया। The proper securities depends on this what rated of companies are being invested. करेक्ट, It can be go beyond 5%, it can be up to 50%, it can be less than 5%. यस, अगर एक फंड हाउस ने एक ही पर्टिकुलर कंपनी में 20% पैसा लगा रखा है, मतलब जो उनके पास पैसे हैं, 100 करोड़ का फंड है, 20 करोड़ उन्होंने कोई भी एक ही कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे और वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई, तो 20% पैसा उनका इरोड हो गया। यही चीज को निगेट करने के लिए म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि वो अलग अलग कंपनियों में डालते हैं और एक कंपनी में एक्सपोजर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे 5-10% से ऊपर करना ही नहीं है। सो ये तो कंपनी जो अपनी तरफ से करती है। दूसरी जो सेबी के मैंडेट्स हैं, अब मैं सेबी एज ए रेगुलेटर क्या क्या करता है, सेबी पहले तो क्लियर मैंडेट्स दे रखे हैं कि आप एक्सपोजर कोई भी एक कंपनी में या एक सेक्टर में, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो पूरे सेक्टर में आप 20% से ज्यादा मान लीजिए नहीं कर सकते, कोई भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैप, मतलब इंडिविजुअल कैप एंड सेक्टोरियल कैप, इवन ग्रुप कंपनी कैप भी है, और उसमें ग्रुप कंपनी कैप है। जैसे हम मुझे बता रहे हैं कि आपको अलग अलग कैपिंग दे रखी है कि कोई भी फंड हाउस कोई भी एक सेक्टर में, एक कंपनी में या एक ग्रुप कंपनी में इतने रुपए से ज्यादा नहीं यानी निवेशकों की सुरक्षा का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा गया है। चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन इस शो को हमें यही समाप्त करना है, लेकिन उसके बाद दोनों हमारे पैनलिस्ट जो हैं आपके पास हैं, आप इनसे जितने सवाल चाहे उतने पूछ सकते हैं, लेकिन इस चर्चा को मुझे यही समाप्त करना होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप निवेश को लेकर बाजार को समझे, आप निवेश को लेकर अपने जोखिम उठाने की क्षमता को समझे, और आपके लक्ष्य क्या है, आपकी निवेश करने की क्षमता कितनी है, आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं। ये बारीकियां हैं जिनको आपको समझना होगा और बस उसके बाद अपनी निवेश की गाड़ी आपको शुरू कर देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला कदम सीजन 5 के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। SBI Mutual Fund presents CNBC